Coulomb's law in vector form. Coulomb's law in vector form यानी कूलम के नियम का सदिश रूप, कूलम के नियम का सदिश रूप, कूलम नियम का, कूलम के नियम का सदिश रूप। बहुत ध्यान से समझना, ये टॉपिक क्या है। कूलम लॉ को ही वेक्टर फॉर्म में डिराइव करना है, कूलम लॉ को ही वेक्टर फॉर्म में डिराइव करना है। बहुत अच्छा टूल, उतना ही आंसर होगा 5.6 × 5 न्यूटन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कूलम्स लॉ में समझना क्या है, इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ हमको पता है 1/4πε0 × Q1 × Q2 बटा में R²। इसी को हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी वेक्टर के रूप में चेंज करेंगे। जो हम लोग 11th में मैथ में पढ़ के आए ना वेक्टर, उसी में इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि हम लोग इसमें जानते क्या क्या, हम लोग को इसमें बनाना क्या क्या है, यानी इसको कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में ले जाने के लिए क्या क्या करना होगा। तो कुछ नहीं, पहले फिगर को समझते हैं, फिगर क्या कह रहा है। तो देखो फिगर क्या है कि एक ओरिजिन है एक्स वाई, ठीक है, और 0 ओरिजिन है, मूल बिंदु है। अब यहां से क्या हो रहा है कि एक बिंदु का आवेश यानी Q1 का जो चार्ज है, Q1 एक बड़ी चार्ज है और Q2 एक बड़ी चार्ज है। ठीक है, और मूल बिंदु से इसका दूरी कितना है, पोजीशन फैक्टर R1 है, पोजीशन यानी स्थिति सदिश क्या है इसका, R1 है, और मूल बिंदु से Q2 के लिए स्थिति सदिश R2 है, यानी वेक्टर R2 है, स्थिति सदिश बोले तो पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे रिजल्टेंट फैक्टर जो है, ठीक है, यानी दोनों के बीच की दूरी R12 है, यानी Q1 से Q2 के बीच की दूरी R12 लिए है। ठीक है, इस फिगर को समझने के लिए कुछ नहीं करना है, बस मूल बिंदु से Q2 का आवेश की दूरी जो है पोजीशन वेक्टर R2 है, और मूल बिंदु से Q1 के लिए जो आवेश की दूरी है वो R1 है, यानी R1 पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी है आवेश, दोनों आवेश के बीच की दूरी है R1 R2। अब हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है कि दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो बल क्या होगा। जैसे हम तो जानते हैं कि 1/4πε0 से दोनों का बल निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों का बल कैसा होगा, क्या होगा, इन सभी के बाद वेक्टर फॉर्म से निकाल के जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, बस सिंपल सा फंडा है जो हम लोग पढ़ के आए हैं उसी को यहाँ पे रिपीट करेंगे। यानी कूलम के नियम के अनुसार, कूलम के नियमानुसार कूलम के नियम के अनुसार क्या कहता है। कूलम का नियम पहले लिख ही लेते हैं। हमारे पास जो है F इक्वल टू क्या होता है कूलम के नियम से, 1/4πε0 इंटू में Q1 इंटू Q2 बटा में R²। ये होता है कूलम के नियम के अनुसार, लेकिन हमको बदलना है इसमें किसमें, वेक्टर फॉर्म में। चलो वेक्टर फॉर्म में बदलना है तो शुरू होता है कहानी वेक्टर फॉर्म का यहाँ से, यानी वेक्टर फॉर्म में तो पहले स्थिति सदिश हम F12 यानी Q1 से Q2 पर आवेश निकालते हैं। पहले निकालेंगे Q1 से Q2 पे, उसके बाद निकालेंगे Q2 से Q1 पे, Q1 से Q2 पे, दूसरे बार निकालेंगे Q2 से Q1 पे, यानी चार्ज दोनों का निकालेंगे, तब चेक करेंगे कि दोनों का चार्ज कैसा होता है। ठीक है, पहले निकालने जा रहे हैं R1 यानी Q1 से Q2 का वैल्यू, ठीक है, फिर निकालेंगे Q2 से Q1 पर कितना आवेश लगेगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे चलते हैं इसमें, तो हम पहला टॉपिक लेते हैं 1-2, यानी पहले हम लगाते हैं Q1 से आवेश Q2 पर। ठीक है, चलो Q1 से कितना आवेश देता है Q2 पे, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं वेक्टर। ठीक है, F पे लगा दिए वेक्टर, यानी हमें वेक्टर फॉर्म में ज्ञात करना है। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 1/4πε0 इंटू में Q1 इंटू Q2 बटा में R²। अब ध्यान दो, चूंकि 1/4πε0 क्या है, स्केलर है, तो स्केलर पे वेक्टर नहीं लगता है, और चार्ज और डिस्टेंस ये भी स्केलर है, तो यहां भी वेक्टर नहीं लगेगा। अब वेक्टर फॉर्म में ले तो जाना है, वेक्टर फॉर्म में ले जाना है, लेकिन अब स्केलर होने के कारण अब इस पे कोई वेक्टर लगेगा ही नहीं। तो जहां पे स्केलर हो गया, वेक्टर लगाना ही है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यूनिट वेक्टर लगाते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, यानी उसका वैल्यू जो होगा 1 होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अपने मन से एक मैग्नीट्यूड लगाएंगे, किसका, यूनिट वेक्टर का, R12, क्योंकि हम पहले 1-2 के लिए निकालने जा रहे हैं, इसीलिए इसका जो मैग्नीट्यूड वेक्टर जो होगा वो हम लगा रहे हैं R12 कैप। अब कैप का मतलब क्या हो गया कि ये जो कैप लगा यानी कि यूनिट वेक्टर बना दिया। अब यूनिट वेक्टर बना दिया, इसका मतलब इसका मान 1 होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1। अब जब ये 1 हो गया, इसका मतलब इसमें लगा देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ठीक, अब बात करते हैं कि इसमें अब थोड़ा सा इसको आगे लेके चले, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाए, यानी R12 के लिए। तो पहली बात, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, यानी R12 जो मेरा डिस्टेंस है, इस पे भी तो डिस्टेंस का फॉलो होगा, यानी R12 दोनों के बीच की दूरी R12 है, तो इसी में हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी F12, ठीक है, फोर्स 1 से 2 पे, 1/2 यानी 1 से 2 पे लगाया गया बल, यानी Q1 से Q2 पे लगाया गया बल बराबर
कुछ नहीं करेंगे 1/4πε0 इंटू में Q1 इंटू Q2 और बटा में R डिस्टेंस, तो दोनों के डिस्टेंस कितना है R12, Q1 से Q2 निकाल रहे हैं इसलिए R12, और जब Q2 से Q1 निकालेंगे तो वहां पे लिखेंगे 2 to 1 यानी R21, ठीक है, वो आगे बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको R2 को चेंज करेंगे किससे, R12 से। चलो तो R12, अब यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब ब्रैकेट में स्क्वायर लिखना, चलो ऊपर लगा दिए स्क्वायर, नीचे है R12, ठीक है, यानी इसको सही से लिखे, समझ जाना कि ये जो है R12 नीचे है और ये स्क्वायर है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये यूनिट वेक्टर को यहाँ रहने देते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर लगाए हैं ताकि ये क्या हो, चेंज हो, यानी किसमें चेंज हो, वेक्टर में चेंज हो। अब चूंकि ये जो है ये भी क्या है, स्केलर है, तो डिस्टेंस स्केलर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पे तो लगेगा नहीं, तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर लगा दे, थोड़ा सा इसको और आगे लेके चले एक स्टेप, तो 1/4πε0 इंटू में Q1 इंटू Q2, ठीक है, बटा में R12 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम डायरेक्ट स्क्वायर को हटाते, अभी अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे लगा दे मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी इस पे लगा दे वेक्टर, तो जैसे ही डिस्टेंस पे वेक्टर लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, यानी वेग बन जाता है। जैसे ही डिस्टेंस पे वेक्टर लगाते हैं वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो हमें तो चाहिए डिस्टेंस ही, तो डिस्टेंस जब चाहिए इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं। फिर मॉड लगा दिए तो क्या हो गया, फिर डिस्टेंस वापस आ गया। यानी किसी भी डिस्टेंस को अगर वेक्टर में ले जाना है तो उस पे क्या लगाते हैं, मॉड। मॉड लगाएंगे तभी जाके वो डिस्टेंस रहेगा। अगर सीधा डिस्टेंस पे हम क्या कर दिए, वेक्टर को लगा दिए, तो वो क्या रह जाएगा, यानी सीधा वेक्टर पे लगा दिए तो क्या हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा। तो हमको तो चाहिए डिस्टेंस, क्योंकि क्या होता है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी होता है, तो डिस्टेंस चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या किया, मॉड लगाए हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर रख के छोड़ दिए हैं, और इंटू में पोजिशन फैक्टर रहने दो, ये पोजिशन फैक्टर रहने दो, इसको समीकरण मान लो 1, यानी ये हो गया आपका समीकरण 1। यानी अभी तक हम कुल मिला के ये सीखे कि Q1 से Q2 पे जो चार्ज लगेगा पोजीशन वेक्टर में, यानी वेक्टर के रूप में, यानी Q1 पर जो आवेश Q2 पर जो आवेश Q1 के द्वारा लगाया जाएगा उसका आवेश क्या होगा। तो अभी तक हम क्या सीखे कि फोर्स कूलम लॉ के अनुसार हम जो निकाल के लाए हैं वो 1 से 2 पर, यानी चार्ज जो है 1 से 2 पर, 1 का कितना परसेंट चार्ज 2 पे लगा रहा है, ये बात को मैंने निकाल के लाया। और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लगाए यूनिट वेक्टर के रूप में, क्योंकि ये सारे स्केलर थे, ये सारे स्केलर थे, इसलिए यहाँ पे क्या लगाए हम लोग, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर लगाने के कारण सब पे चार्ज पे क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे जब यहाँ पे आए डिस्टेंस पे वेक्टर लगाने के लिए, तो वेक्टर लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिए बचाव के लिए हम लोग क्या किए कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही रहे, इसके लिए यहाँ पे लगा दिए मॉड, कुछ नहीं किए बस। उसके बाद ये हमारा समीकरण 1 बन गया, ठीक। अब हम दूसरा बात क्या निकालेंगे, अभी तक हम लोग निकाले Q1 से Q2 पे चार्ज, अब निकालेंगे Q2 से Q1 पे चार्ज। यानी Q2 भी तो Q1 पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, यानी Q1 जब फोर्स लगाया Q2 पे, तो Q2 भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा Q2 पे। अब हम लोग जाएंगे Q2 से Q1 पे फोर्स लगाने, ठीक है, यानी Q2 से Q1 पे फोर्स लगाएंगे। अब यानी उसी प्रकार से जैसे फर्स्ट निकाले हैं, इसी प्रकार से अब हम लोग चलेंगे F21 के लिए। F21 के लिए तो हमें F21 के लिए तो भी वही फार्मूला लगाएंगे, वेक्टर के रूप में ले ही जाना है। तो वेक्टर के रूप में ले जाना है तो F21 के लिए हो जाएगा 1/4πε0 और इंटू में Q2 इंटू में Q1, क्योंकि अभी हमको क्या करने जाना है, Q2 से Q1 पे चार्ज लगाना है, तो Q2 पहले और Q1 बाद में। वैसे बाद में वो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही होंगे, Q2 इंटू Q1। और यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस जब पुट कर रहे थे तो वहां पे डिस्टेंस पुट किए थे R12, क्योंकि 1 से 2 पे चार्ज लग रहा था। अब हमको क्या करना है 2 1, यानी R21, यानी 2 से 1 पे चार्ज लग रहा है, तो डिस्टेंस भी चेंज, यानी A to B बोलते हैं, A to B और B to A, ठीक है। तो यहाँ भी Q1 से कितना पे आवेश ले जा रहे थे, Q2 पे, तो Q1 से Q2 पे ले जा रहे थे, डिस्टेंस था तुम्हारा R12। जैसे ही Q2 से Q1 पे ले जाएंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा R21, ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगा R21। तो सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, R21 का मॉड का होल स्क्वायर और पोजीशन वेक्टर आपका, यानी यूनिट वेक्टर जो होगा वो यूनिट वेक्टर रहेगा, यानी R वेक्टर R और 2 1, वहां पे क्या था 1 2 था, यानी चार्ज 1 से 2 पे जा रहे थे, अब यहाँ पे क्या है 2 से 1 पे आ रहे हैं, यानी कि R21। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2, यानी एक चार्ज के लिए निकाल लिए, दूसरा चार्ज के लिए निकाल लिए। अब हम चेक करेंगे कि कौन क्या होने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, यानी पहले वाले के लिए चार्ज तो निकाल लिए, यानी Q1 से Q2 पर का चार्ज निकाल लिए। अब हम लोग Q2 से Q1 का भी चार्ज यहाँ पे निकाल लिए, Q2 से Q1 पर के भी चार्ज निकाल लिए। अब क्या करना है सो सुनो, अब हम लोग ट्रायंगल लॉ पर क्या है, ट्रायंगल लॉ, यूनिट वेक्टर, यानी वेक्टर में हम लोग ट्रायंगल लॉ या फिर नॉर्मल ट्रायंगल लॉ हम लोग पर क्या है, ठीक है, त्रिभुज के नियम। तो यहाँ पे एक त्रिभुज हमें दिख रहा है, ठीक है, O Q1 और Q2, यानी इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, यानी कोई वस्तु है A है, कोई भी है, उसका चार्ज Q1 है Q2 है, यानी OAB हमें एक त्रिभुज दिख रहा है। तो हम लोग त्रिभुज के नियम में पढ़ के आए कि दो लगातार रेखा, यानी दो लगातार रेखा तीसरे भुजा के क्या होते हैं, दो लगातार भुजा तीसरी भुजा के रिजल्टेंट होती है,
यानी दोनों भुजा का जोड़ जो होगा तीसरी भुजा के जोड़ के योग के बराबर होगा, यानी तीसरी भुजा के बराबर होगा। यानी दो लगातार भुजा त्रिभुज का ले तो वो तीसरी भुजा के बराबर होती है, तभी त्रिभुज बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। ये बात पता है? तो चलो अब बात करते हैं, इसी नियम को अब लगाएंगे अपने फॉर्म में, ठीक है। यानी अब हमारे पास है त्रिभुज के नियम से हम जानते हैं कि लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के नियम के अनुसार, त्रिभुज के नियम के अनुसार, तो त्रिभुज के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, देखो त्रिभुज के नियम के अनुसार अगर हम ये दोनों कंटिन्यूअस लाइन को ले यानी लगातार लाइन को ले तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी R2 और R12 के लिए ले तो R1 के बराबर हो जाएगा। यानी सपोज दैट इसको हम लिखेंगे उधर ही, बता यहाँ पे रहे R2 के लिए जो हम लेंगे R2 प्लस में R12 को लेंगे तो ये रिजल्टेंट यानी इसका रिजल्ट कौन देगा, तो R1 देगा। अभी जस्ट त्रिभुज के नियम से पढ़े हैं कि जब दो भुजा लगातार भुजा को जोड़े तो वो तीसरी भुजा के बराबर होती है, रिजल्टेंट होती है। तो लो R2 और R12 को लिए तो R1 आ गया, ठीक है। यानी ये अगर हम फिर R1 और R21 को ले, क्योंकि अब चार्ज इधर से इधर आ रहा है, अभी इधर से इधर चार्ज आ रहा था, अब चार्ज क्या होगा, उधर से इधर आएगा, यानी 1 से 2 पर आएगा। तो R1 प्लस R12 ना लेके R21 लेंगे, यानी R1 प्लस R21 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब रिजल्टेंट फैक्टर हमारा R2 दे देगा। यानी ये था हमारा Q2 से Q1 पे चार्ज के लिए, Q2 से Q1 पे चार्ज के लिए, और ये है हमारा Q1 से Q2 पे चार्ज के लिए। क्या ये बात समझ में आया? मैंने क्या बताया कि जब हम दो लगातार लाइन को ले तो तीसरा जो होता है वो त्रिभुज का रिजल्ट देता है, ठीक है। तो यहां भी हम ले लिया R2 प्लस R12, तो R1 हमको क्या दिया, रिजल्ट दिया। और यहां पे हम लोग लेंगे उल्टा, तो R1 प्लस R21, ठीक है, R12 नहीं R21, तो हमारा रिजल्ट कौन देगा, R2 देगा। ये बात क्लियर है? इसी बात को थोड़ा सा आगे लिखेंगे, यानी इसको तो हम इरेज करेंगे, इसी बात को नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, यानी यहाँ पे। यानी हम जानते हैं कि R21 पहले क्या लिए थे, R12 को लिए थे। चलो तो हम लोग ले रहे हैं R21, यानी R2 वेक्टर R2 प्लस R12 इक्वल टू रिजल्ट क्या देगा हमको, R1 रिजल्ट देगा। लेकिन हम यहां से निकालेंगे R12 को, अब R12 को निकालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर R1 माइनस में वेक्टर R2, इसको समीकरण 3 मान के छोड़ देंगे, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे, अब दूसरे तरफ से, यानी इस एंगल से लेंगे, यानी R1 प्लस R21, ठीक है, R21 तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारा R2 देगा, ठीक है। उसको इरेज करते हैं। चलो अब बात करते हैं, ये बात को यहां पे लिखेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, R2 के लिए लिए हैं, R2 के लिए ले लिए, तो अब R1 प्लस में R21, अब रिजल्ट कौन देगा, तो R2 रिजल्ट देगा, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हमें यहां से R21 निकालना है, तो R21 निकाले तो R21 के लिए क्या हो जाएगा, R2 माइनस में R1, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे लेके चले, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाए, तो देखो R21 तो हमें पता है, ठीक है, R21 पता है, यहां से R1 को आगे कर ले, यानी R1 को आगे कर ले और इस R2 को पीछे कर ले, R2 को पीछे कर ले, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, क्या यहाँ पे माइनस लग जाएगा, क्योंकि R2 को पहले ले गए हैं, R1 को बाद में लाए हैं, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो समीकरण लाए हैं R12, तो यहां से हम समीकरण 3 से कुछ पुट करेंगे, यहाँ पे समीकरण 3 से अब R1 माइनस R2 यानी वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 के जगह पे क्या R12 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, R21 इक्वल टू, अब यहाँ माइनस तो रहेगा, लेकिन इस फॉर्मूला से R1 माइनस R2 के जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं R12। एक इक्वेशन मेरे पास ये आया, यानी समीकरण इसको मान लो 5। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, जल्दी से बताओ, यहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम है? अभी तक कुछ सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तक कुछ सॉल्व ही नहीं किया है, बस हम क्या किए हैं, पहले चलते हैं, हम कुछ नहीं किया है कि हम कूलम लॉ के नियम से जानते हैं, कूलम लॉ के नियम को लगाए, वेक्टर लगाए, वेक्टर जहां नहीं लगता वहां पे यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है, यूनिट वेक्टर लगाए और यूनिट वेक्टर से पहले फोर्स 1 के लिए निकाले, यानी Q1 से Q2 के लिए निकालिए। दूसरा पेज में हम क्या किया है कि Q2 से Q1 के लिए निकाल लिया है, यानी दोनों, एक बार Q1 से Q2 पे बल लगाएगा, एक बार Q2 से Q1 पे बल लगाएगा, दोनों का बल ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ से त्रिभुज के नियम से त्रिभुज का नियम लगाए हैं, जब दो कंटिन्यूअस वर्टेक्स होगा यानी लाइन होगा तो तीसरा उसका रिजल्टेंट होता है, तो वहां से हमने यहाँ तक निकाल के आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो, जब यहां तक प्रॉब्लम नहीं है तो इसको थोड़ा सा आप समीकरण 2 में लेके चलते हैं, यानी अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से, फिर समीकरण 3 से ही लेके चलते हैं, समीकरण
3 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, यहां पाई लग रहा है, समीकरण 2 में मान रखने पर, चलो अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखेंगे तो समीकरण 2 को पहले लिखना पड़ेगा। समीकरण 2 तो मेरा यहीं पे है, चलो बहुत अच्छी बात है कि यहीं पे है। अब यहाँ पे वेक्टर है, यहाँ नहीं कि फोर्स में अब कुछ चेंज करने वाले हैं। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q2 इंटू Q1 और बटा में क्या हो जाएगा R21 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, वेक्टर में ही रहेगा, और इंटू में R21 कैप। ठीक है, ये है। अब क्या करने वाले हैं, यहां से R21 के जगह पे इसमें चेंज करेंगे। अब चेंज क्या करेंगे, चूंकि स्केलर है तो स्केलर है तो Q2 इंटू Q1 लिखो या फिर Q1 इंटू Q2 लिखो, बात बराबर है। स्केलर प्रोडक्ट में 3 इंटू 4 करो या फिर 4 इंटू 3 करो, बात बराबर आएगा। यहाँ पे डिस्टेंस के लिए भी R21 लिखो या फिर R12 लिखो, बात बराबर है। अब यहाँ पे वही बात करने वाले हैं, ठीक है। यानी इस वैल्यू के लिए R3 से लेने जा रहे हैं R12 का वैल्यू, 3 से लेंगे R12 का वैल्यू, ठीक है। और यहां से लेंगे 3 समीकरण से यहाँ पे 4 वैल्यू पुट किए हैं, उसी को अब यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। यानी अब जो होगा F21 के लिए F/2 का जो वैल्यू होगा अब पुट करेंगे यहाँ पे। यानी F2 R21 के लिए जो वैल्यू हम लाए हैं, समीकरण 5 इसको माने हैं तो समीकरण 5 लिखो यहाँ पे, समीकरण 5 से, यानी यहाँ पे समीकरण 5 लिखो, सॉरी समीकरण 5 से समीकरण 2 में वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पहले पुट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में, अब ये Q1 इंटू Q2 लिखो या फिर Q2 इंटू Q1 लिखो, बात बराबर है। तो Q1 इंटू Q2 लिख दो, और यहाँ पे ये भी स्केलर है तो स्केलर है तो इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी R12 वेक्टर का होल स्क्वायर। लेकिन अब इस पोजीशन वेक्टर के लिए समीकरण 5 से हम मान रखते हैं R21 के लिए क्या हम यहाँ पे माइनस R12 का वेक्टर पुट कर सकते हैं। यानी समीकरण 5 से हम मान उठा के डाले हैं समीकरण 2 में, बस एक मान डाले हैं कि R21 के जगह पे हम क्या किया, पोजीशन वेक्टर R21 के जगह पे R12 को पुट किए। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो समीकरण यहाँ पे जो ये है, अब इसमें हम समीकरण 1 से कुछ वैल्यू पुट करेंगे, समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 तो मेरा यही था कि F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R12 का होल स्क्वायर और R12 का वेक्टर। ठीक है, अब देखो क्या करने वाले हैं, ये माइनस यहाँ है तो ये माइनस को पहले तो ला सकते हैं, पहले ले आ सकते हैं। तो चलो 412 फोर्स जो निकला है, अब इस माइनस को पहले ले आए हैं। अब इस माइनस को पहले लाए हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ध्यान दो, चलो पहले माइनस को ले ही आते हैं। तो माइनस को लेके आए हैं तो इसको इरेज कर लो, माइनस को इरेज करके ले आए तो ये जो वैल्यू है हमारा, कहाँ गया, कलर चेंज करते हैं। अब देखो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, माइनस को छोड़ दो, माइनस तो आगे आ गया, सिर्फ ये वैल्यू जो इतने रेड कलर से जो लाइनिंग किया गया है, ये वैल्यू के जगह पे क्या हम ये पुट कर सकते हैं F12, क्योंकि ये भी वैल्यू बउआ सेम ही है ना, समीकरण 1 के लिए ये वैल्यू भी तो सेम ही है। तो ये वैल्यू F12 का जो वैल्यू है, क्या हम इसके जगह पे F12 लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे इसको पहले इरेज करने दो, ठीक है। यानी ये वाला जो हम वैल्यू पुट किए हैं F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा 1/R, यानी पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो अब इस जगह पे हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं सिर्फ F12 को। क्या ये पुट कर सकते हैं, क्या ये इस वैल्यू यानी समीकरण 1 से हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यानी इन सभी को हटा देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या होगा, यानी ये वैल्यू को पुट करना है, इसको रिमूव करना है, ठीक है। अब चलो इसको भी रिमूव कर दिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि जो वैल्यू हम लोग पुट करने वाले हैं, उस वैल्यू के जगह पे माइनस तो ये रहेगा, लेकिन इसके लिए वैल्यू हम लोग पुट करेंगे F12, ठीक है, माइनस F12 वेक्टर। ठीक, अब ध्यान दो, हमें यही निकालना था। यानी मेरा कंक्लूजन क्या निकला अब समझो, यानी हमारे पास आया दोनों का फोर्स, यही निकाल के ला रहे थे कूलम लॉ से। कूलम लॉ से यही निकाल के ला रहे थे कि जब दो फोर्स लगा, यानी यहाँ पे अब आ जाओ, यहाँ पे जो हम लोग निकाल के लाए Q1 के लिए चार्ज और Q2 के लिए चार्ज, तो Q1 के लिए जो चार्ज था और Q2 के लिए जो Q1 के लिए जो फोर्स था और Q2 के लिए जो फोर्स था, वो दोनों बराबर है, दोनों फोर्स बराबर है। लेकिन अंतर इतना ही है कि एक का साइन पॉजिटिव है और एक का साइन निगेटिव है। यानी एक फोर्स इधर रिपेलिंग करेगा तो दूसरा फोर्स उधर, यानी दोनों सेम नेचर का फोर्स नहीं होगा। फोर्स तो इक्वल आएंगे, यानी दोनों के द्वारा बल, यानी 1/2, यानी फोर्स अगर पहला जो लगाएगा, पहला आवेश यानी Q1 से Q2 पे जो चार्ज लगेगा
वो भी फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, और Q2 से Q1 पे जो चार्ज लगेगा वो भी फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि एक फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक फोर्स निगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, F12 यानी जो हम लोग अभी यहाँ पे निकाल के लाए हैं F21, तो F2 यानी फोर्स जो 2 से 1 पे जाएगा, फोर्स जो 2 से 1 पे जाएगा, 2 से 1 पे जाएगा, ठीक है, इसको इरेज करके वहां पे कुछ लिखना है, ठीक है, 2 से 1 पे जाएगा, यानी जो फोर्स 2 से 1 पे जा रहा है, ठीक है, 2 से 1 पे जा रहा है यानी कि F21, ठीक है, और जो फोर्स 1 से 2 पे आ रहा है यानी कि F12, ठीक है। F21 और F12 दोनों दूसरे का डायरेक्शन चेंज होगा, यानी एक उधर की तरफ बल लगेगा और एक इधर की तरफ, लेकिन दोनों बल बाबू समान होंगे, यानी दो चार्ज रखा गया है कूलम्स मीडियम के वेक्टर फॉर्म में, तो उस चार्ज का जो वैल्यू आएगा, यानी दोनों के बीच का फोर्स का जो वैल्यू आएगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा, लेकिन क्या होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। वही बात हम कंक्लूजन से निकाल के लाए हैं कि F21 का जो फोर्स होगा वो F12 के फोर्स के इक्वल होगा, लेकिन क्या होगा, साइन चेंज होगा, यानी एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म खत्म हो गया। क्या ये बात समझ में आया? किसी को कोई परेशानी है कूलम्स लॉ में? इसको भी हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं। चलो अब कोई बताओ कि इनमें, यानी जो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम होने वाला है क्या? जितना आसानी से समझाए हैं, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्या कोई प्रॉब्लम अब तक इसमें होने वाला है क्या? हमें नहीं लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, अगर है तो अभी बता दो, अभी इसको रिकैप कर दिया जाएगा, थोड़ा सा ही है, कुछ नहीं है। कूलम लॉ के नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, जितना फोर्स हमें पता है वो डाल देते हैं, हमें डालना है सबको वेक्टर में, क्योंकि मेरा टॉपिक ही है वेक्टर फॉर्म में डालना है। तो ये सब सारे होते हैं क्या, स्केलर, तो स्केलर है तो इसको वेक्टर में ले जाना है। आखिर वेक्टर में ले जाने के लिए हम जब स्केलर होता है तो क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर उसको ले लेते हैं। अब जब यूनिट वेक्टर ले लिए हैं तो अब आती है बात क्या कि सबको बदलना है, तो सबको बदलने के लिए क्या जाते हैं इसमें, यानी कि डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस में जब जैसे ही वेक्टर लगाते हैं तो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। उसको हटाने के लिए हम लोग क्या लगा दिए, मोड लगा दिए, मोड लगा दिए, फॉर्मूला आ गया F1 से, यानी Q1 से Q2 पे जब चार्ज लगा तो हमारा समीकरण 1 निकल गया। जब समीकरण 1 निकल गया तो Q2 से Q1 पे चार्ज निकालिए, समीकरण 2 निकल गया। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पीछे पड़े क्या कि रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में हम जानते हैं कि जब दो कंटिन्यूअस साइड को लेते हैं तो तीसरा साइड उसका क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे जब हम Q1 से Q2 के लिए लिए, Q1 से Q2 के लिए लिए तो R1 प्लस R12 इक्वल टू रिजल्टेंट दे दिया R2। जैसे ही हम Q2 से Q1 के लिए लिए तो R2 प्लस R12 तो रिजल्टेंट दे दिया R1, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहां से वही बात को हम डिटेल में लिखे हैं कि हम जानते हैं कि कूलम के, सॉरी, त्रिभुज के नियम के अनुसार तो R2 प्लस R12 यानी रिजल्ट दिया R1, तो यहाँ से हमें R12 निकालना था। अब R12 क्यों निकालना था, तो R12 हमें इसके लिए निकालना था कि इसका वैल्यू पुट करना था, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो यही लाए थे, बाहर से इसी को लाए थे, तो बाहर से इसी को दूर करेंगे। चलो अब बात करते हैं, फिर हमारे उसी प्रकार से Q2 के लिए चार्ज निकालिए, तो यहाँ से जब Q2 के लिए निकाले तो रिजल्टेंट दिया R1 प्लस R21 इक्वल टू R2, यहाँ से R21। अब इसमें कुछ नहीं किया है, समीकरण 3 से वैल्यू इसमें क्या कर दिया, पुट कर दिए। और जब पुट कर दिए हैं तो यहाँ से R2 माइनस R1 के जगह पे माइनस ले लिया है, तो R1 को पहले कर दिया, R2 को बाद में कर दिए, माइनस लग गया इसके पहले, ठीक। अब कुछ नहीं किया है कि समीकरण 3 से R12 के जगह पे बस इस वैल्यू को पुट कर दिए, यानी इस वैल्यू के जगह पे समीकरण 3 से मान उठा के यहाँ पे डाल दिए, तो हमारे पास आ गया समीकरण 4, सॉरी समीकरण 4 होना चाहिए था, 5 लिखा गया, उसको मैनेज करना, ठीक, समीकरण 5। अब बात करते हैं समीकरण 5 से हम क्या किए, समीकरण 2 में वैल्यू पुट कर दिया, यानी इस समीकरण 2 में वैल्यू पुट कर दिए। अब वैल्यू क्या पुट किए हैं कि कुछ नहीं, वैल्यू पुट किए हैं R21 के जगह पे, R21 के जगह पे अब हम लोग निकाल के लाए हैं समीकरण 5 में कि हम लोग भर सकते हैं R12 भर सकते हैं, लेकिन निगेटिव में। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे निगेटिव में वैल्यू भर दिया। अब निगेटिव में वैल्यू भर दिया तो इसमें क्या हुआ कि निगेटिव में वैल्यू भरने के लिए तो निगेटिव को हम बाहर ले आए, निगेटिव को बाहर कर दिए। अब हमें पता था कि फोर्स जब हम F112 निकाले थे, यानी F12 यानी फोर्स जब हम निकाले थे किससे, 1 से 2 पे, यानी आवेश 1 से 2 पे कितना बल लगाया था वो हम पीछे निकाल के लाए थे, यानी समीकरण 1 में यही निकाल के लाए थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 इंटू में Q2 बटा में R², यानी R² के जगह पे हम लोग लिखे थे R12 का वेक्टर स्क्वायर और इंटू में R12। अब ये हम लोग निकाल के लाए थे, तो इसी की वैल्यू के जगह पे हम क्या पुट कर दिए, F12 पुट कर सकते थे, यहाँ भी वही था, तो हम यहाँ से क्या कर दिए, F12 वैल्यू पुट कर दिए, लेकिन ये माइनस था तो यहाँ पे माइनस लगा दिए। यही कंक्लूजन से हमें निकल कर आया कि जब दो आवेशों के बीच में बल यानी फोर्स लगता है तो दोनों के बीच का बल जो लगता है वो सेम लगता है, यानी Q1 से Q2 पे बल लगाएगा वो भी सेम लगाएगा, और Q2 से Q1 पे जो बल लगाएगा वो भी सेम लगाएगा, लेकिन अलग अलग दिशा में लगाएगा। यानी इस बात को रफ था तो इसको हम अभी इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब बस इसको क्या किया है, यहाँ पे वही बात को फिगर ड्रॉ कर दिया है बाद में। अब क्या किया है कि Q2 से Q1 पे लगने वाला जो फोर्स था F21 वो अलग दिशा में जाएगा, और Q1 से Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो अलग दिशा में जाएगा, ठीक है, यानी एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। तो देखो यहाँ पे कोई कोई फिगर में क्या रहता है,
कोई कोई फिगर में ये रहता है कि एक प्लस और एक माइनस दिया हुआ रहता है, तो F21 जो है आपका प्लस चार्ज है, तो F21 पे प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज कहीं पे लिखा हुआ भी रहेगा, ठीक है, यानी यहाँ पे प्लस बना के लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस बना के लिखा हुआ रहेगा, यानी क्योंकि हमने जो निकाल के लाया वही बात लिखा हुआ रहता है, F21 प्लस चार्ज है और F12 क्या है, माइनस चार्ज है। तो अब समझ में ये आ गया कंक्लूजन क्या निकला। तब चलो कंक्लूजन पे, यानी हमें कंक्लूजन क्या निकला, तो यहाँ पे हमारा कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन, तो कंक्लूजन मेरा ये था कि जब दो आवेश के बीच जो बल लगता है वो कूलम्ब के नियम के अनुसार दोनों बल बराबर होते हैं, लेकिन दिशा चेंज होता है, यानी दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। चलो बहुत अच्छा, हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को होना चाहिए, बहुत अच्छे, नो सर। चलो कंक्लूजन क्या निकलता है उसको लिख लेते हैं, यानी आवेश Q1, ठीक है, आवेश Q1 पर Q2 पर Q1 के द्वारा Q2 पर Q1 के द्वारा तथा Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल, यानी Q2 से Q1 पर या फिर Q1 से Q2 पर लगाया गया बल बराबर तथा विपरीत होते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं, यही कंक्लूजन निकला हमें कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म से। क्या ये बात किसी को अटक में आया या नहीं, यानी भेजा में घुसा। कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म से हमें यही पता चला कि जब Q1 से Q2 पे चार्ज लगे या फिर Q2 से Q1 पे चार्ज लगे तो बाबू दोनों का फोर्स बराबर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। जैसे एग्जांपल में अभी तक हम लोग ये सोच रहे होंगे, ठीक है, कि मान लो कि कोई आवेश है Q1 8 माइक्रोकूलम्ब का है और कोई आवेश है 3 माइक्रोकूलम्ब का है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा यानी Q1 से Q2 पे जो फोर्स लगेगा, तो हम लोग के दिमाग में ये था कि Q1 से इस पे फोर्स लगेगा, यानी बड़ा वाला से इस पे फोर्स लगाएंगे तो तनिक में ज्यादा फोर्स लगेगा, आई जब एक से फोर्स लगाएगा वैसे तनिक कम लगेगा। ये बात हम लोग के मन में घूम रहा था, तो अब ये क्लियर रहो कि कूलम्ब बाबा ने बता दिया है कि ये दोनों चार्जवा क्या होगा, ये दोनों के चार्ज के कारण बल जो होगा वो सेम लगेगा, यानी मान लो ई बल लगाया 5 न्यूटन का, सपोज दैट, तो ये भी बल लगाएगा 5 न्यूटन का ही, ठीक है, यानी कोई एने ओने बल नहीं लगाएगा, दोनों का बराबर होगा, लेकिन एगो ई दिशा में लगाएगा तो एगो ई दिशा में लगाएगा, यानी दोनों का चार्जवा क्या होगा, अलग अलग हो जाए, यानी इसके द्वारा बल लगाएगा इधर और इसके द्वारा बल लगाएगा इधर, यानी नेचर चेंज होगा दोनों का, ठीक है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो चले न्यूमेरिकल की तरफ, इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि अच्छा से क्लियर हो जाए कि हाँ बल कहाँ और कैसे लग रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल चलते हैं। अगर कूलम्ब लॉ सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से बताओ क्या समझ में आ गया है, क्या समझ में आ गया है, तो बताइए। शक्ति कुमार सिंह, कल आपने हैंड राइज किया था, ठीक है, और क्लास में जो बाद में आते हो बच्चे, ठीक है, सारे बच्चे को बता रहे हैं कि क्लास जो बाद में ज्वाइन करते होगी, ठीक है, तो वो पूरे वीडियो को देखा करो, ठीक है, और वीडियो बीच में छोड़ोगे या फिर एक दो स्किप करोगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है, तो इसीलिए स्किप मत करना। चलो प्रिया, अतुल, क्या प्रॉब्लम है आप अपना कमेंट में डालो, ठीक है। हैंड राइज के लिए ऑप्शन अभी अवेलेबल है, लेकिन वो पता नहीं टेक्निकल इशू के कारण काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं कि कंक्लूजन पे, कि इस पे न्यूमेरिकल एक कर ले ताकि बेस्ट बहुत अच्छा हो जाए, इसके कैलकुलेशन में कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जो बच्चे बाद में ज्वाइन कर रहे हैं या फिर छोड़ छोड़ के ज्वाइन कर रहे हैं, वो अच्छे से वीडियो को रिपीट करके देख लेना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। कूलम्ब लॉ बहुत बार पूछा जाता है, 5 नंबर मार्क्स में कूलम्ब लॉ को क्या कीजिए, कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म बताइए, तो आसानी से बता सकते हो। अब तो हमें पता हो गया, इतना अच्छा से डिटेलिंग करके जैसे मैंने लिखा उसी तरह लिख देना है, 5 में 5 पूरा नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी कोई नहीं काट सकता है, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन हाँ, जैसे लिखे हैं उसी प्रकार पूरा लिख दोगे, जैसे फिगर ड्रॉ किए हैं, ये ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे बनाने के बाद ये सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप पूरा कंप्लीट करोगे, आसानी से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, कंक्लूजन भी लिख दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल क्या कहता है, कूलम्ब लॉ का एग्जांपल से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलम्ब आवेश से किसी छोटे गोले पर, यानी एक छोटा गोला है उस पे आवेश कितना है, एक गोला है जिसपे आवेश है 0.4 माइक्रोकूलम्ब, और दूसरा गोला है, इसमें कह रहा है कि अन्य छोटे गोले के कारण उस पे जो बल लग रहा है हवा में, वो दोनों के बीच में बल लग रहा है वो 0.2 न्यूटन है, यानी दोनों के बीच में बल लग रहा है, दोनों का बीच का बल हवा के लिए निकाला गया है, 0.2 न्यूटन बल दे दिया गया है। अब इसमें कह रहा है कि दूसरा जो गोला है उस पे आवेश है 0.8 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि दो गोला दे दिया है, यानी सिंपल सा बात ये है कि एक गोला ये है और एक गोला ये है, ठीक है। अब पहले का जो चार्ज दे दिया गया है 0.4
म्यू सी, ठीक है। और दूसरा का जो चार्ज दे दिया गया है 0.8 म्यू सी, ठीक है। दोनों पे चार्ज दे दिया गया है। अब इन दोनों के बीच का बॉल हमको पता है, यानी 0.2 न्यूटन दे दिया गया है बॉल। हमें निकालना क्या है कि दोनों के बीच के दूरी ज्ञात करें, यानी आर का वैल्यू को गेन करना है, ठीक है। यानी दोनों के बीच के दूरी के वैल्यू को ज्ञात करना है। और इसमें लिखा गया है कि पहला जो है दूसरे पे बल लगा रहा है 0.2 न्यूटन का, यानी Q1 जो चार्ज है Q2 पे जो बल लगा रहा है वो 0.2 न्यूटन लगा रहा है। तो आपको बताना है कि Q2 पर जो बल होगा वो Q1 पे कितना लगाएगा, जो Q2 पे बल है वो Q1 पे कितना लगाएगा, ये भी बताना है दूसरा क्वेश्चन में। यानी दूसरे गोले के कारण कितना बल लगाया जाता है। पहला वाला जो बल लगा रहा है बाबू इस पे, यानी Q1 से Q2 पे जो बल, मान लो हम इसको Q1 मान रहे हैं, इसको Q2 मान रहे हैं, तो Q1 से Q2 पे जो बल लग रहा है कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन लग रहा है। तो तुमसे पूछा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि Q2 से Q1 पे, यानी इससे इस पे जो बल लगेगा वो कितना होगा। यानी क्वेश्चन तो अब क्लियर है कि क्वेश्चन में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि पहला तो इन दोनों के बीच की दूरी को निकालना है, दूसरा कि इन दोनों में पहले बता दिया गया है कि Q1 से Q2 पे जो बल लग रहा है 0.2 न्यूटन लग रहा है। मैंने क्या लिखा है, 0.2 तो लिखा नहीं है, क्या लिख दिया, तो 0.2 न्यूटन लग रहा है। लेकिन अब क्या कर रहा है कि Q2 से Q1 पे भी बल निकालिए, यानी दो क्वेश्चन है इसमें। क्या रेडी है सब, रेडी है सब? न्यूमेरिकल की बारी आती है, बच्चे लोग गायब हो जाते हैं। बहुत अच्छे, किसी को प्रॉब्लम अगर होगा तो वो तो कहेगा कि सर आप क्या पढ़ाएं। चलो बहुत अच्छे। अब देखो इसमें क्या करना है, Q1 से Q2 के लिए बल हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसमें निकालना क्या क्या है। पहले हम A के लिए चलते हैं, यानी A के लिए ही तो Q1 का पहले चार्ज लिखते हैं। Q1 इक्वल टू हमारे पास चार्ज है 0.4 म्यू सी, ठीक है। और Q2 के लिए भी हमारे पास चार्ज दे दिया गया है 0.8 म्यू सी, ठीक है। और दोनों के बीच में जो बल दे दिया गया है, ठीक है, यानी F12। अब 12 क्यों लिख रहे हैं बाबू, ये आप लोग को अभी जस्ट बता दिया है, क्योंकि 1 से 2 पे जो बल लगाया जा रहा है वो दिया गया है 0.2 न्यूटन, और हमें 2 से 1 पे लगाएगा, यानी F21 तो हमें ज्ञात ही करना है। ये तो क्वेश्चन सेकंड है, ये है, यानी पहला से दूसरा पे बल जो लगाया गया वो आपको दिया गया है, तो F12 का वैल्यू दे दिया गया है, तो हमें F21 का भी वैल्यू निकालना है। और सबसे पहली बात कि हमके इनिशियली में क्या निकालना है, तो आर निकालना है, यानी हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। R21 निकालो या फिर R12 निकालो, बतवा बराबर पड़ेगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, हम क्या करने वाले हैं इसमें, वही फॉर्मूला, घिसा पीटा फॉर्मूला। पहले ए के लिए ही चलते हैं, ए के लिए ही चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर ए के लिए ही चलते हैं। ए का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ए का सोल्यूशन करने वाले हैं। चलो फॉर्मूला तो हम वही लगाएंगे। चलो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। F12 के लिए लगाएंगे, यानी 1 से 2 पर का ही बल हमको पहले निकालना है, दोनों के बीच का दूरी, क्योंकि बल दिया हुआ है तो दूरी आसानी से निकल जाएगा। तो F12 के लिए हम लोग निकालेंगे, तो बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इंटू में Q1 इंटू में Q2 बटा में R²। अब R² न लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 के लिए निकालें तो R12 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर वैसे नहीं लिखते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको क्या करना, R12 छोटा लिखना, इसको थोड़ा सा बड़ा ऊपर कर देना, ठीक है। अब बोलोगे कि सर परावैद्युत वाला क्या नहीं लगाया फॉर्मूला, तो बाबू यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिख रहा है कि हवा में, कहाँ लगा रहा है, कहीं क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, हाँ हवा में लगा रहा है, हवा में बल है, तो हवा में बल के लिए तो मेरे पास सिंपल फॉर्मूला लगाना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R12 का होल स्क्वायर, क्योंकि R12 है। यहाँ पे एक चीज चेंज नहीं किया हम लोग, माइक्रो कूलम को चेंज करो तो 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। न्यूटन है तो ये तो न्यूटन सही है। चलो अब यहाँ पे पुट करेंगे, बस हमारे पास F12 का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि 0.2 दिया हुआ है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। और इंटू में हमें Q1 का वैल्यू जस्ट निकाल के आए 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। और Q2 का वैल्यू हम लोग निकाल के लाए हैं 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6, और बटा में क्या हो गया, तो पूरा के बटा में R12 का ही होल स्क्वायर निकाले, यानी दोनों के बीच की दूरी को ही तो निकालना है। तो चलो इसको उठा के इधर ले जाते हैं, क्योंकि हमें निकालना है तो इसको बाहर करो, जिसको निकालना है उसको बाहर किया जाता है। चलो इसको बाहर कर ही दो, ज्यादा देर इसको रखने से कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलो इसको निकाल दो, निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, इसको हम 9 इंटू 0.4 इंटू में 0.8 इंटू में इसको सोल्यूशन कर ऊपर वाले को 10 के पावर को, तो 10 टू द पावर -12 हो जाएगा, ये दोनों माइनस वाले, 12 से ये 9 को घटा देंगे तो 10 टू द पावर -3 आ जाएगा, ठीक है, ये तो कंफर्म है। अब यहाँ पे इसको उठा के इधर ले गए तो बाबू ये 0.2 उठ के इधर आ जाएगा, यहाँ पे इसको काट भी दो, क्या है इसको रखेगा 0.2 से ये इसको काट देगा, 2 बार में कट जाएगा। चलो जब ये कट गया तो अब इसको गुना कर लो, 9 दूना 18, 18 8 144, यानी इसको लिखो R12 का होल स्क्वायर, यानी इसको सॉल्व करोगे कि 1.4 यानी 144, तो 0.8 है तो इसलिए पॉइंट लग गया, ठीक है। और इंटू में 10 टू द पावर -3 है।
अब यहाँ पे क्या करो कि इस पॉइंटवा को दूर कर दो, पॉइंट को दूर कर देगा तो एगो 1 दशमलव इधर जाएगा तो यहाँ पे 10 बढ़ जाएगा, यानी माइनस में 10 चल जाएगा तो 10 ऊपर जाएगा तो फिर माइनस में आ जाएगा, यानी यहाँ से 10 को उड़ाएंगे तो 10 नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 10 पहले से 3 में है तो इस पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। चलो अब ऐसा कर क्यों रहा है वो आपको दिख जाएगा। अब देखो 144 कर दिए और इंटू में 10⁻³ और एक बढ़ गया, यानी इसको हम डायरेक्टली देते 10⁻4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से क्या करेंगे R12, अब स्क्वायर हटाएंगे तो सभी को पता है रूट चलेगा। अब देखो रूटवे के लिए हम क्या किए थे 3 से इसको 4 कर दिए, क्योंकि 3 रहेगा तो रूट निकलेगा नहीं और नहीं निकलेगा तो बहुत पेचीदा हो जाएगा, इसलिए उसको पेचीदा करने से पहले 30 को हटा दिए। चलो सॉल्व करने का थोड़ा सा फंडा अपना अपनाना, तुम लोग शॉर्टकट मारना 10⁻⁴। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब तो सारा बात बन ही गया है। अब क्या ही करना है, R12 का वैल्यू निकालना ही था तो R12 का वैल्यू निकाल रहे हैं और रूट से बाहर निकालेंगे। 144 किसका होता है बाबू, तो 12 का होता है और 10⁻4 है तो 4 को है तो इसमें से 2 को निकलेगा तो 10⁻²। ठीक है, अब यहाँ से 2 यानी कि इस सेंटीमीटर में है बुआ, देख लो 10⁻2 है सेंटीमीटर में आ गया, यानी अब इसको बदल देंगे तो क्या हो जाएगा R12 = 12 मीटर में लिख सकते हैं, यानी कि भाग यानी 10 100 से इधर भाग कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, कटने से यानी 12 मीटर में आ गया, यानी दोनों के बीच की दूरी R12 का वैल्यू क्या आ गया, यानी अब इन दोनों के बीच का वैल्यू क्या आ गया हमारा, यानी पहला क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करें तो हम लोग निकाल के ले आए बाबू दोनों के बीच की दूरी को कितना, R = 12 मीटर, सेंटीमीटर में था उसको मीटर में चेंज कर दिया। ठीक, अब बात करते हैं, मेरे पास दूसरा क्वेश्चन था कि दोनों के बीच का बल निकालें। यहाँ तक ये फर्स्ट क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। और कोई बच्चा क्या बोल रहा है, चलो हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ गया होगा। नैन्सी, छवि, आनंद, अतुल और क्या नाम है जोड़ा, तो बताओ ये फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है, जल्दी फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है क्या प्रिया, हाँ क्या समझ में नहीं आया, अच्छा ये तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 0.4 इसको माइक्रो से माइक्रो में चेंज किए हैं, माइक्रो में चेंज किए हैं तो माइक्रो में चेंज किया है तो 10⁻6 हमने पढ़ा क्या है, माइक्रो मिली पिको, फर्स्ट वीडियो जाके देखो उसमें सब दिया हुआ है, सबका वैल्यू क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ ही गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि दूसरे गोले के कारण कितना बल लगता है, यानी जब दूसरा गोला होगा, ये पहला गोला के कारण बल लग रहा था 0.2, यानी Q1 से Q2 पे चार्ज लग रहा था 0.2 न्यूटन का, तो Q2 से Q1 पे चार्ज कितना लगेगा बाबू, तो हम तो पढ़ के आए कि दोनों सेम ही लगेगा, लेकिन एगो प्लस में होगा माइनस में होगा। चलो देखते हैं कि कौन सा क्या होगा। चलो हाँ, अब मेरे पास है कि बी नंबर क्वेश्चन का आंसर, यानी बी को सॉल्व करना है, बी को सॉल्व करना है। बी में कह रहा था कि पहला से, यानी क्वेश्चन में तो कह रहा था कि Q12 जो है, यानी Q12 का जो चार्ज है, Q12 द्वारा चार्ज के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, यानी कि 0.2 न्यूटन है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमें दूसरा क्वेश्चन में यही कह रहा है कि Q से Q2 पर से जो Q1 के लिए लगाया जाएगा वही कितना होगा, यानी यही बात को निकालना है। तो चलो जो हमें दिया गया है पहले उसको लिख ही लेते हैं, यानी हमें जो दिया गया है फोर्स में, यानी हमें निकालना है फोर्स F21 = व्हाट, हमें निकालना है, और हमें दिया क्या गया है F21 = हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो फोर्सवा होगा F12 के उल्टा होगा, F12 के ये हम लोग पढ़ के आए हैं, जितना फोर्स होगा ये F21 प्लस में होगा और F12 ये हम कूलम्स लॉ से भी जस्ट पढ़ के आए हैं, यहाँ ये F21 और F12 ये हम लोग पढ़ के आए हैं। तो जब हम लोग पढ़ के आए हैं तो उसी को अब यहाँ पे फिल करेंगे तो F21 दिया गया है, यहाँ पे F21 = F12 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया होगा 0.2, तो माइनस में 0.2 न्यूटन। लो कहाँ कुछ करना था, वैल्यू आवा तो निकल गया, एगो प्लस में एगो माइनस में, दोनों का वैल्यू बराबर ही आएगा, पता था कि दोनों का वैल्यू बराबर, एगो प्लस में पहले से दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि 0.2 न्यूटन है, तो 0.2 न्यूटन प्लस में दिया हुआ है तो दूसरा चार्ज बार निकलेगा तो सेम ही रहेगा, यानी दूसरा जो बल निकालेगा Q2 से जो Q1 के लिए जो बल लगाएगा वो भी बल सेम होगा, लेकिन एगो प्लस में पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब साफ साफ था कि दूसरा जो आएगा वो माइनस में आएगा। कहाँ कुछ करना था इसमें, कुछ तो करना ही नहीं था बाबू, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। सेकंड क्वेश्चन तो बहुत इजी था, लुल्लू पुचू क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो बाबू तुम्हारे पास F1 का वैल्यू दे दिया गया है, F1 से 2 पर का वैल्यू दे दिया गया है, तो बताइए कि दूसरा जो बल लगाएगा यानी F21 लगाएगा वो कैसा बल लगाएगा, तो वो आएगा पॉजिटिव दिया, अगर क्वेश्चन में ऋणात्मक रहेगा धनात्मक रहेगा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मानेगा दूसरा निकलेगा तो धनात्मक निकलेगा, सॉरी ऋणात्मक निकलेगा, और जो पहला वाला अगर माइनस में दिया हुआ तो पहला वाला माइनस में दिया हुआ तो दूसरा वाला धनात्मक निकलेगा, अगर पहला वाला प्लस में दिया हुआ तो दूसरा वाला क्या देगा माइनस में आएगा। सिंपल सा है, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है ऐसा क्वेश्चन, क्या ही था इसमें, कुछ करना ही नहीं था बाबू, इसमें कुछ करना ही नहीं था, इसमें थोड़ा सा भी कुछ नहीं करना था। तो बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी जल्दी बताओ। शक्ति कुमार सिंह, क्लास छोड़ छोड़ के देख रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा, सारा रिपोर्ट मेरे पास रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, ठीक है चलो तो आगे चलते हैं हम लोग, चले के आगे। बाबू तुम सिर्फ हैंड उठाओगे क्लास में आके तो कैसे काम चलेगा, सिर्फ हैंड राइज कर रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्लास कर नहीं रहे हो, हैंड राइज कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना बच्चे। तो
यहां तक सब क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलो, आगे बढ़े हम। अगला टॉपिक मेरा क्या है? अगला टॉपिक होगा, एक छोटा सा टॉपिक है, उसको क्लियर ही कर लेते हैं। स्थिर वैद्युत एवं गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात। रिपीट अगेन सर। अतुल, क्या रिपीट करना था बाबू? सेकंड क्वेश्चन में रिपीट करना था क्या? देखो हमने क्या बोला कि F21 का चार्ज निकालना है। देखो सॉरी कहाँ गया? यहाँ है। यहाँ पे, ठीक है। ये गैप कैसे हो गया? ये गैप कैसे हो गया? चलो कोई नहीं। और यहाँ पे कह रहा था कि दूसरा गोला के कारण बल कितना लगता है। पहला गोला के कारण वायु में दे दिया गया था, हमने बताया Q1 से Q2 के लिए बल दे दिया गया था। Q1 से Q2 के लिए बल दे दिया था, ठीक है। Q1 से Q2 के लिए बल दे दिया गया था, ठीक। तो अब हमें निकालना था Q2 से Q1 के लिए बल। यहाँ पे इसी को हम थोड़ा सा रिकैप कर दे रहे हैं, जो बच्चे पूछ रहे हैं उसको ध्यान दो। इसमें पूछ रहा था ये कि Q1 से Q2 के लिए बल यानी जो फोर्स लग रहा था 0.2 न्यूटन दिया गया है। तो हम लोग नियमा में अभी पढ़ के आए हैं बाबू कि F21 का जो वैल्यू होगा वो -F12 होगा। हम लोग पीछे कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म में तो यही तो पढ़ के आए हैं कि पहला दूसरा के द्वारा बल लगाया गया पहला बल वो बराबर होगा, दोनों का बल बराबर होगा। तो पहला 0.2 न्यूटन दिया हुआ था, तो इसके लिए हम लोग लिख के आए F21 इक्वल टू F12। और F12 के जगह पे हमको वैल्यू तो पहले से पता था ना, F12 के जगह पे हमें वैल्यू पहले से पता था 0.2, लेकिन ये 0.2 न्यूटन माइनस में आ गया। यही तो किए हैं पीछे हम जाके, कहाँ कुछ किए हैं। जो फॉर्मूला है उसी के बेसिस पे निकाल दिए कि पहला द्वारा दूसरे पे लगाया गया बल धनात्मक था, तो दूसरा द्वारा पहले पे लगाया गया बल ऋणात्मक होगा, लेकिन फोर्सवा सेम होगा। तो फोर्स सेम है, इसमें तो कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत ही नहीं। अगर ज्यादा शॉक कर रहा है तो जाओ निकालो Q1 और Q2 से चार्ज निकालो, एक बार F1 के लिए एक बार F2 के लिए, सेम आएगा वैल्यू, अब जाके निकालो। आज का क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो क्या कुछ नहीं, गुड नाइट और क्या।